Hi everyone, welcome to the very first lecture of Polity series for UPSC, State PCS and other examinations. जब भी हम इंडिया का मैप देखते हैं हमें स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, बाउंड्रीज और डिफरेंट रीजन्स दिखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है ये बाउंड्रीज डिसाइड कौन करता है? नया स्टेट कैसे बनता है? क्या पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नाम या बाउंड्री चेंज कर सकती है? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर छुपा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर 4 में। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होती है, इंडिया की टेरिटोरियल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करती है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस, न्यू स्टेट कैसे बनते हैं और इंडियन फेडरलिज्म में सेंटर इतना पावरफुल क्यों है। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि करंट अफेयर्स, गवर्नेंस और इंडिया को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन, इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी और स्टेटहुड मैकेनिज्म। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी एग्जैक्टली होता क्या है, इसका क्या मतलब है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मतलब है कंट्री का पॉलिटिकल अरेंजमेंट और टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्टेट्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, बाउंड्रीज कैसे बनी, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी बताती है माउंटेन्स, रिवर और क्लाइमेट के बारे में, जबकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी बताती है कि कंट्री पॉलिटिकली कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि भारत का ऑफिशियल नेम क्या है। राइट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ भारत? आर्यव्रत, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। और हमें ये कहाँ से पता चलता है कि भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? किसी भी देश का एक ऑफिशियल नेम होता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे भी देश का ऑफिशियल नेम है कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यव्रत। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप है ना आर्यव्रत और हिंदुस्तान तो लिखा है, राइट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो सॉरी फॉर दैट, राइट। देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 1 जो है वो बताता है कि भारत का ऑफिशियल नेम क्या है। उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, राइट। अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन्स? पहला, इंडिया इज अ सिंगल कंट्री। क्या भारत एक सिंगल कंट्री है? इंडिया इज अ मेड अप ऑफ स्टेट, या दोनों ही यहाँ पर, राइट। तो ये दोनों ही कैनोटेशंस हैं यहाँ पर सिंगल कंट्री, मेड अप ऑफ स्टेट, दोनों ही है, यानी सिंगल कंट्री विद मेड अप ऑफ स्टेट्स। बोथ द वर्ड्स हैव बीन एम्फसाइज्ड बट मोर इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू यूनियन। यानी यहाँ पर दोनों ही शब्द, सिंगल कंट्री और मेड अप ऑफ स्टेट, इन दोनों को ही एम्फसाइज किया गया है, लेकिन ज़्यादा जो वजन है, जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो है यूनियन पर। तो होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। प्लीज के लिए आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ अ सिंगल कंट्री, ये भी सही है, इंडिया इज़ अ मेड अप ऑफ स्टेट सही है, और ये दोनों ही हैं, राइट, दोनों ही इंक्लूड करते हैं। अब एट द टाइम वी हैड टू ऑप्शन। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमारे पास दो ऑप्शन थे कि इधर वी शुड प्रेफर फेडरलिज्म और यूनिटरी, या राइट। तो क्या हमें अमेरिका की तरह फेडरल स्ट्रक्चर अपना लेना चाहिए, या हमारा जो यूनिटरी जैसे ब्रिटेन में है, यूनिटरी सिस्टम है वहाँ पर, उसको अपना लेना चाहिए? हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि फेडरेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है और यूनिटरी का क्या मतलब है। यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब है मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, राइट। जैसे A B C D आप यहाँ पर ये ग्राफ में देख रहे हैं, यानी डिफरेंट स्टेट से मिलकर बना, उसको बोलते होते हैं फेडरेशन। जैसे कि यूएसए कई स्टेटों से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं फेडरेशन, है ना। एक सॉलिड एग्जांपल, जो एक द बेस्ट एग्जांपल है फेडरेशन का, वो है यूएसए, राइट। वहाँ पे फेडरलिज्म दिखाई देता है, फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यूनिटरी फोकस इज ऑन वन कंट्री। देखिए यहाँ पर यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल कंट्री पर फोकस किया जाता है ना, एज अ कंट्री एज अ होल, राइट। स्टेट डज नॉट मैटर। यहाँ पे स्टेट अस्तित्व में होते हैं और नहीं भी होते हैं, उनका ऐसा पावर डेलीगेशन नहीं किया था, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डेलीगेशन तो होता है थोड़ा बहुत, बट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे कि ब्रिटेन में जो सिस्टम है, राइट। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसकी हम बात करते हैं, इज लाइक अ रेसिपी इन विच वी गेट वेरियस एक्सपोनेंट कंपोनेंट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, राइट। जैसे सैलड मॉडल जिसको हम बोलते हैं, है ना। हियर द इंडिविजुअल कंपोनेंट मेंटेन देयर ओन आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस। अगर यहाँ पे बात करते हैं फेडरेशन में,
फेडरेशन और स्टेट, इन ये दोनों ही क्या करते हैं, जो कंपोनेंट हैं वो क्या करेंगे, अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाकर भी रखते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल कंपोनेंट मेंटेन देयर ओन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ये बनाकर रखते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ ऐसा नहीं दिखाई देता यूनिटरी में। भारत ने यूनियन ऑफ स्टेट को क्यों प्रेफर किया, है ना, फोकस ऑन यूनियन नॉट ऑन ए स्टेट। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, भारत में जो फोकस किया गया है वो यूनियन पे फोकस किया गया है, ना कि स्टेट पर, है ना। ये दाल मखनी जैसा हमारा जो सिस्टम है, ठीक है। ये इसको भी हम मैप में देखेंगे यहाँ पर इमेज में। हियर कंपोनेंट लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब क्या होता है, हम जब दाल मखनी बनाते हैं तो वहाँ पे भी कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। वहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं, बट हम मेनली फोकस करते हैं किस पर, जो मेन कंपोनेंट है ना, जो मेन डिश है उस पर फोकस करते हैं, मेड ऑफ अ डिफरेंट कंपोनेंट्स बट फोकस ऑन अ डिश, जैसे दाल मखनी नॉट ऑन अ कंपोनेंट। तो हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो दाल मखनी, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो वैसा दिखाई देता है कि हम डिश पर, मेन डिश पर फोकस करते हैं, है ना। हमारा जो फोकस होता है, जो मेन डिश पर होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है उस पर हम बात करते हैं, ना कि हर एक कंपोनेंट अलग अलग से। और जैसे सैलेड में तो क्या होता है, हर एक कंपोनेंट का अस्तित्व अलग अलग होता है, सैलेड में अलग, हर एक चीज़ अलग अलग दिखाई देती है आपको, है ना। तो और इसको आप हम यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये देखते हैं इस इमेज को। यहाँ पे डिफाइनिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ भारत, देखिए यहाँ पे भारत, इसी से समझ में आता है कि यूनिटरी लीन दिखाई देता है, ज्यादातर झुकाव जो है वो कहाँ, यूनियन की तरफ, सेंटर की तरफ दिखाई देता है ना। हमने स्टेट का क्रिएशन जो किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से किया है। नेमिंग रेजोल्यूशन, अगर हम इसकी बात करते हैं, एक्नॉलेज द हिस्टोरिकल डिबेट ऑन ओवर द ऑफिशियल नेम, सेटलिंग ऑन द डुअल आइडेंटिटी टू ब्रिज एंशिएंट हेरिटेज एंड मॉडर्न स्टेटहुड। अब देखिए यहाँ पर जब हमारी संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वहाँ पे ये डिबेट थी कि हम भारत का ऑफिशियल नाम क्या रखें, आर्यव्रत रखें, भारत रखें, हिंदुस्तान रखें या इंडिया रखें। तो वहाँ पर दो नाम चूज किए गए थे उस समय। और इंडिया चूंकि मॉडर्न जो है आइडेंटिटी को दिखाता है, हमारे मॉडर्न स्टेटहुड को दिखाता है, वहीं अगर हम एंशियंट हेरिटेज की बात करते हैं तो भारत, तो इसीलिए दोनों ही नाम उसमें एड ऑन किए गए थे। होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी सैलेड मॉडल की, जो फेडरेशन है वो सैलेड मॉडल पे काम करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और ये कंपोनेंट सी है। कंपोनेंट स्टेट्स मेंटेन देयर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे हम सलाद में से हम क्या करते हैं, एक एक इंग्रेडिएंट्स को पहचान सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, तो फेडरेशन में भी ऐसा होता है। जैसे कि यूएसए में जो स्टेट्स हैं उनके अलग गवर्नर, अलग उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, हर एक राज्य का अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, डुअल सिटीजनशिप दिखाई देगी, यानी एक देश के भीतर एक अलग देश दिखाई देता है ना। ये फेडरेशन है। तो ये सैलेड मॉडल है जिसको बोलते हैं। यहाँ पे यूनियन की अगर हम बात करें तो ये दाल मखनी मॉडल, हम अगर हम सिंपल भाषा में समझते हैं, इंडिया एक्ट लाइक अ ब्लेंडेड रेसिपी, है ना। कंपोनेंट्स लूज देयर इंडिपेंडेंट डुअल आइडेंटिटी टू फॉर्म समथिंग न्यू। द फोकस इज एंटायरली ऑन द फाइनल डिश, द यूनियन, नॉट द इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स स्टेट्स, राइट। तो हमारा जो एंटायरली जो फोकस रहता है वो फाइनल डिश यानी यूनियन पर रहता है, न कि इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स यानी स्टेट पर। होप सो कि आप लोगों की ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो दाल मखनी में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, बट वहाँ पर हम अल्टीमेटली दाल मखनी को ही फोकस करते हैं, जो मेन डिश है उसी को फोकस करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर यूनियन पे हमारा फोकस रहता है, ना कि इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स यानी स्टेट्स पर, राइट। तो होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, स्टेट डू नॉट हैव अ राइट टू सक्सीड ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन। ये हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है, राइट। राज्यों को, है ना, यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है ना। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट दिखाते हैं, यानी यूनियन कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता। भारत एक है, भारत को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। स्टेट को हम क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे उस समय 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। बाद में अभी देखेंगे 28 स्टेट्स हैं,
8 यूनियन टेरिटरीज दिखाई देती हैं। तो हम ये किस लिए करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए करते हैं, राइट। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा बेहतर तरीके से संचालित हो सके, इसीलिए हम ये इसको करते हैं। तो यहाँ पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर, संविधान ने हमारे ने भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी गारंटी नहीं दी है, लेकिन यूनियन को दी है। इसको आपको याद रखना है। तो ये जैसे प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो किसी भी स्टेट को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, जबकि यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गारंटी देता है। इसीलिए हम बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी स्टेट को हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। आज जैसे उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश कल हो सकता है कि 2 राज्यों में बढ़ जाए। आज महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र हो सकता है 2 राज्यों में बढ़ जाए, कल उसका नाम चेंज हो जाए। बंगाल का नाम चेंज हो जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन भारत जो है वो भारत ही रहने वाला है, उसका बाउंड्री चेंज नहीं होगी, है ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यूएसए की बात करते हैं यहाँ पर, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी यूएसए का जो यूनियन है वो भी इंडिस्ट्रक्टिबल है और स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टिबल है। यानी अगर यूनियन चाहे भी वहाँ पे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे भी तो स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना, स्टेट का नाम चेंज नहीं कर सकते, स्टेट की बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते। जैसा स्ट्रक्चर है उनका वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ होप सो क्लियर हुई होगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आर्टिकल 1 को और क्लियरली समझ लेते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। हमने यूनियन ऑफ स्टेट को मतलब समझा। यहाँ देखिए ये यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स मतलब क्या, दैट स्टेट्स टुगेदर मेक सिंगल कंट्री दैट इज इंडिया और भारत, यानी स्टेट्स, सभी स्टेट मिलकर एक सिंगल कंट्री का निर्माण करते हैं, वो है भारत या इंडिया, जिसको हम इंडिया और भारत कहते हैं। यानी सभी राज्य मिलकर यहाँ एक कंट्री को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत। बट स्टेट डू नॉट हैव अ राइट टू सेसीड, ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन, है ना। तो लेकिन स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो सके किसी भी कीमत पर। जैसे अगर कल को कोई भी हमारे प्रांत का, हमारे स्टेट का कोई मुख्यमंत्री चाहे कि नहीं, हम भारत से अलग हो जाएंगे, बंगाल या कोई भी स्टेट चाहे, तो वो राज्यों के पास में अधिकार नहीं है। और उसके लिए सरकार क्या कह दिया है, संविधान ने एंटीडोट्स प्रोवाइड किए हैं, संविधान में खुद है, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल लग जाना, है ना। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेल हो जाती है राज्य में, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है। केंद्र वहाँ पर केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, केंद्र कंट्रोल कर लेती है सारा का सारा राज्य का प्रशासन। इसीलिए राज्यों को सेसीड होने का या ब्रेक अवे करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए बोला जाता है भारत को फ्रॉम द यूनियन, एंड ये इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ना। अब बात करते हैं कंट्री इज डिवाइडेड इनटू एन स्टेट, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट मेनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अदरवाइज इंडिया इज वन यूनिफाइड कंट्री। होप सो कि ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। अब यहाँ पर देखिए द एक्सप्रेशन, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें क्या क्या आता है ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। इसमें केवल ओनली स्टेट्स आते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें केवल और केवल क्या आता है, ओनली स्टेट्स। Also means that only states take a part in the distribution of power with the center, and UTs are as such not included in the expression union of state, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ओनली स्टेट जो है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है, संविधान ने खुद इसे 3 लिस्ट दी है ना। संविधान का जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी है, और वहाँ पर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, या यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ऐसे ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया संविधान ने, है ना। तो स्टेट के साथ में सेंटर पावर शेयर करता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो पावर स्टेट के साथ में, यूनियन टेरिटरी के साथ में नहीं हुआ है। इसीलिए इस यूनियन ऑफ स्टेट में यूटीज नहीं आती, यूटीज में यूटीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट दे कैम अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो कैनोटेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये यूनियन ऑफ स्टेट से बिगर देन यूनियन ऑफ स्टेट से ये बिगर है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल द स्टेट्स, all the UTs and any territory that may be acquired by government of India at any point of time,
है ना। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में इसमें क्या क्या आएगा, सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी ऐसी टेरिटरी, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार कभी भी एक्वायर करती है। जैसे गोवा, जब अब देश आज़ाद हुआ तो गोवा हम भारत का पार्ट नहीं था उस समय, सिक्किम बाद में बना, है ना। ऐसे बहुत सारे राज्य बाद में भारत का पार्ट बने। तो यहाँ पे देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, यूनियन ऑफ स्टेट भी आता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट में केवल स्टेट आते हैं तो ये भी आता है, इसमें इंक्लूड होता है टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ऑल यूटीज इसमें इंक्लूड होते हैं, और एनी टेरिटरी मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको याद रखना है ये जो टर्म है ना, यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनियन ऑफ स्टेट से बड़ा है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सारे के सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आपको याद रखना। होप सो कि हमने समझा यूनियन ऑफ स्टेट क्या है यहाँ पर, है ना। दूसरा एक्सप्रेशन जो टर्म है यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे समझा है, राइट। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी की बात करते हैं हम। देखिए, है ना, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट हमने अभी बात की थी, ओनली स्टेट दैट टेक अ पार्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर, ये बताता है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज, एनी एक्वायर्ड टेरिटरीज इज इक्वल टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द कंप्लीट जियोग्राफिकल टोटलिटी ऑफ नेशन। ये हम इक्वेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी की बात करते हैं। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल 2। ठीक, यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना है। एक्सपेंडिंग द एक्सटर्नल बॉर्डर्स। अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल बॉर्डर के एक्सपेंडिंग की बात करते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट और एस्टेब्लिश, ये दो शब्दों पे आपको ध्यान रखना है, एडमिट और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट फाइंड्स फिट। यानी पार्लियामेंट न्यू स्टेट्स को लॉ के माध्यम से, है ना, मे बाय लॉ एडमिट कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है यूनियन में, ठीक है ना। यूनियन में यानी पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से किसी भी नई स्टेट को एडमिट कर सकता है और इस्टेब्लिश कर सकता है यूनियन में, संघ में, है ना, जब उसको जैसा उसको फिट लगता है अपने अनुसार, राइट। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है एडमिशन और है एक इस्टेब्लिशमेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आपको समझना है यहाँ पर। एडमिशन का मतलब है ब्रिंगिंग इन अ पीस ऑफ अ लैंड दैट इज कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ इंडिया टुडे, ठीक है ना। यानी पीस ऑफ लैंड, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी पीस ऑफ लैंड है जो कि अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है ना। इंडिया कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ इंडिया टुडे, जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत में मिलाना। सपोज दैट कि कल अगर भूटान चाहे कि हम भारत का हिस्सा बनना है हमको, या श्रीलंका चाहे कि हमको भारत का हिस्सा बनना है, तो इंडिया पार्लियामेंट क्या करेगी, सिंपल लॉ पास करेगी और उसको अपने इसमें मर्ज कर लेगी, वो हमारे भारत का 29वां राज्य बनेगा। ऑब्सो ऐसा नहीं होगा, बट ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता समय के गर्त में, बट अभी ऐसा नहीं दिखता कभी कि ऐसा होगा, राइट। लेकिन अगर कल चाहे तो ऐसा कोई भी हिस्सा, पीस ऑफ लैंड जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, भारत जो संघ है उसमें मिला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गोवा, सिक्किम, इनको एडमिट किया था लेटर ऑन, है ना, जब देश आज़ाद हुआ तब ये भारत का हिस्सा नहीं थे, बाद में हमने इनको भारत संघ में बेसिकली मिलाया। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, एलिवेटिंग अ टेरिटरीज स्टेटस सच एज कन्वर्टिंग अ यूनियन टेरिटरी इनटू अ फुल स्टेट और वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि टेरिटरी है उसका स्टेटस को क्या करना है, हमको एलिवेट करना है ना। जैसे कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट का फुल दर्जा दे देना, फुल स्टेट का जो स्टेटस है स्टेट का दर्जा दे देना है, या हमें किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना देना है, ये इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 2 में एक तो ऐसा क्षेत्र, उसके एडमिशन की बात की गई है, भारतीय संघ में मिलाने की बात की गई है जो कि भारत का हिस्सा नहीं है यहाँ पर। दूसरा, एक ऐसा राज्य पहले से है, ऑलरेडी है, उसको या तो यूनियन टेरिटरी बना देना है, या यूनियन टेरिटरी है तो किसी राज्य को क्या करना है, उसको स्टेट का फुल स्टेटस दे देना है, राज्य का दर्जा दे देना है। ये एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे मतलब है। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी यहाँ पर, है ना। अभी देखिए यहाँ पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं
right? Article 2, Parliament may by law admit or establish a new state into the Union on such terms, condition as it find fit, it fits, right? अब देखिए, पीस ऑफ लैंड विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया टुडे पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू, एडमिशन मतलब लोआ, जैसे गोवा है, सिक्किम है, ये एडमिट किए गए थे। व्हाट टाइप ऑफ लॉ, अब यहाँ पे बात करते हैं किस तरह का लॉ। दिस कैन बी डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नॉट बाय ऑर्डिनरी सिंपल लॉ। अगर देखिए यहाँ पर दो चीज आपको विशेष कर याद रखना है कि अगर हम किसी ऐसे राज्य को, ऐसे क्षेत्र को, पीस ऑफ लैंड को जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, उसको अगर भारत में हम एडमिट करते हैं, उसको भारत में मिलाते हैं, तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से नहीं, सिंपल लॉ के माध्यम से नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इस यहीं पे है कि व्हाट टाइप ऑफ लॉ, तो दिस कैन बी डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नॉट बाय ऑर्डिनरी और सिंपल लॉ, यानी ये संविधान में संशोधन के माध्यम से ही हो सकता है, अन्यथा सिंपल लॉ या ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से नहीं। अब एज इट फाइंड इट फिट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट फाइंड्स इट फिट। ठीक है ना, जब पार्लियामेंट को लगता है कि किस कंडीशन पर, किस टर्म्स पर इस राज्य को भारत का राज्य बनाना है ना, सपोज दैट कल भूटान कहे कि हम फॉरेन पॉलिसी है हमारे, ये हम अपने स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है, हमारा फोर्सेस और बाकी हम पूरा का पूरा क्षेत्र है वो भारत के साथ में 29वां राज्य घोषित करते हैं। तो ठीक है, भारत को लगता है कि इस टर्म्स में, पार्लियामेंट को लगता है इस टर्म्स और कंडीशन में हम लोग नेपाल को मर्ज कर सकते हैं, जैसे सिक्किम का स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक है ना, तो वैसा ही है। तीसरा है यहाँ पर ये देखें, दूसरा वाला है सिमिलरली आर्टिकल 2 अलाउस टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट और यूटीज बट थ्रू द ऑर्डिनरी लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 2 जो है ना, दो चीजें हैं यहाँ पर। एडमिशन जब हम करते हैं, किसी को एडमिट करते हैं किसी स्टेट को, तो ये संविधान में संशोधन के माध्यम से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हो सकता है, और ये ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से, जैसे कि जम्मू कश्मीर को जब राज्य, जो जम्मू कश्मीर राज्य हमारा 2019 में उसको बाइफरकेट किया था, तो उसमें से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना देते, तो ये सिंपल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से हमने ऐसा किया था। ये संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा नहीं होता है, जैसे स्टेट से यूटी, यूटी से स्टेट बना देना, ठीक है ना। ये इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, राइट। होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं, जब पार्लियामेंट ब्रॉट इनेक्टेड आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में डिवाइड स्टेट थ्रू कंबाइंड ऑफ मोर स्टेट मर्जर कैन चेंज द नेम ऑफ स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे कन्फर्स द पावर ऑन पार्लियामेंट फॉर अ न्यू स्टेट बाय डिवाइडिंग टेरिटरी ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट और बाय मर्जिंग द टेरिटरी ऑफ एरिया ऑफ 2 और मोर स्टेट, इसकी बात की गई है आर्टिकल 3 में। देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 3 की। रीड्रॉइंग द इंटरनल मैप, भारत जो राज्य है उसके इंटरनल मैप की बात की जाती है, हमको उसको रीड्रॉइंग की बात की जाती है। आर्टिकल 3 यह है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, ये शक्ति देता है। नोट 1, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय डिवाइडिंग एग्जिस्टिंग टेरिटरी और मर्जिंग एरियाज ऑफ 2 और मोर स्टेट। क्या कर सकते हैं, जैसे 2 राज्य हैं, 2 राज्यों से कुछ क्षेत्र मिलाकर हमने एक नया राज्य बना दिया। सपोज दैट कि कल राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों से मिला के एक नया हमने पूर्वांचल बना दिया, ऐसा, राइट। तो ये मोड 1 में ऐसा। दूसरा है कि किसी इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की एरिया को इंक्रीज कर देना, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जैसे झांसी वाला जो क्षेत्र है वो पहले से ही ऐसा रहा है कि वो मध्य प्रदेश का हिस्सा होना चाहिए। कल अगर यूनियन को लगता है कि नहीं, झांसी को मध्य प्रदेश में मिलाया जाना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं, तो स्टेट का एरिया इंक्रीज हो जाता है इससे। तीसरा मोड है डिमिनिश द एरिया ऑफ एन स्टेट, स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर देना, कम कर देना। यहाँ पर ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर देना, है ना। और फिफ्थ है चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, स्टेट के नेम को चेंज कर देना, है ना। केस स्टडी है जैसे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, है ना। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और हमने तेलंगाना को 2 स्टेट क्रिएट की थी। तो ये आर्टिकल 3 जो है ना, ये सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से होता है। जब भी हम इंटरनल मैप भारत का रीड्रॉ करने की बात करते हैं, स्टेट
को इसके नाम को चेंज करने की, उसकी बाउंड्री चेंज करने की, या एक नया स्टेट क्रिएट करने की, है ना, 2 राज्यों से, तो ये सिंपल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से ये हो सकता है, ये होता है ना? ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, राइट? अब देखिए यहाँ पर एक ये स्लाइड जो है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या है बेसिकली आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, और आप लोगों को होप्स क्लियर होगा। यहाँ पर डायग्नोस्टिक कंपैरिजन देखते, ज्योग्राफी की स्कोप देखते हैं। आर्टिकल 2 एक्सटर्नल टेरिटरी नॉट करेंटली पार्ट ऑफ इंडिया, इसकी बात करता है ना? दूसरा ये इंटरनल एग्जिस्टिंग टेरिटरी विद इन इंडिया, इसकी बात करता है। जो टेरिटरी एग्जिस्ट करती है भारत में, यानी इंटरनल रीड्रॉइंग की बात करता है ये, है ना? यहाँ पर कोर पावर जो है एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट की ये बात की जाती है। यहाँ डिवाइड, मर्ज, रीनेम और अल्टर बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना, डिवाइड करना, मर्ज करना, रीनेम, स्टेट का नाम चेंज करना, रीनेम करना, ये सब आर्टिकल 3 के तहत होता है। लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऑर्डिनरी लॉ और सिंपल लॉ के माध्यम से आर्टिकल, बट हमने एक चीज समझी थी कि जब भी किसी राज्य को एडमिट करते हैं तो वो संविधान में संशोधन के माध्यम से ही होता है, ठीक है? ये ऑर्डिनरी और सिंपल लॉ, आर्टिकल 3 में ऑर्डिनरी और सिंपल लॉज के माध्यम से ये होता है। नीदर रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर ये सिंपली हम बात करते हैं तो। लेकिन जब किसी राज्य को, किसी ऐसे क्षेत्र को, पीस ऑफ लैंड को भारत में मर्ज किया जाता है, एडमिट किया जाता है, तब संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखें, जैसे गोवा, सिक्किम है, तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से एडमिट किया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आर्टिकल 3 मेनली क्या कहता है कि एक राज्य से 2 राज्य बना देना, किसी राज्य का नाम, कल सपोज दैट बंगाल का नाम चेंज करना है भारत सरकार को, तब वो क्या करेगा, आर्टिकल 3 का यूज करते हैं, ठीक? कल उत्तर प्रदेश में से 2 राज्य बनाना है, या महाराष्ट्र ज़्यादा बड़ा है, मध्य प्रदेश ज़्यादा बहुत बड़ा राज्य है, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है ना? तो अब 2 राज्य बनाना है इनमें से सपोज दैट, तो क्या करना है, ये आर्टिकल 3 का हम यूज करते हैं, ठीक है ना? अगर कल सपोज दैट नेपाल को भारत का पार्ट बनना है, तो हम संविधान में संशोधन के माध्यम से करेंगे, ऐसा है ना? और अभी सपोज दैट जैसे चिकन नेक की बात की जा रही, तो चिकन नेक बंगाल को अभी पूरा हमारा जो राज्य है वेस्ट बंगाल, तो वो बंगाल का पार्ट है पूरा। अब इसको यूनियन टेरिटरी बनाना है, ठीक है ना? अब उसमें से कुछ राज्य, कुछ कहाँ से लेंगे, बिहार से कुछ राज्य लेकर यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, तो क्या किया जाएगा, ये आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। ये होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर, है ना? नाउ आर्टिकल 3 होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि आर्टिकल 2 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू state into the union. It can be done either through the constitutional amendment or admission or through the ordinary law. Article 3 gives the power to parliament to reorganize the state, right? ये हो सो कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा, है ना? अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ देखिए, किसी राज्य का नेम चेंज करना है, ठीक है ना? तो वो कैसे चेंज होता है, ये प्रोसेस कैसे इनिशिएट होता है, ये आपके लोगों के दिमाग में आया होगा। जैसे वेस्ट बंगाल का जो पहले मुख्यमंत्री थी वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी, उन्होंने वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करने की कोशिश की और उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया और केंद्र सरकार के पास भेजा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इनिशिएट कर सकता है, तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही ये इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर अगर इनिशिएट करती है रेजोल्यूशन, जैसे केरला है, केरला अपना नाम केरलम ऐसा करना चाह रहा था, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और केंद्र सरकार के पास भेजा, तो ये राष्ट्रपति के पास पहले जाता है ना? या पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में भी किसी भी हाउस में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो सकता है, इनिशिएशन, राइट? अब सबसे पहले वो बात करते हैं प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। यहाँ पर बिल रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। बिल जो आएगा वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, चाहे वो स्टेट हो या केंद्र सरकार। सपोज दैट पार्लियामेंट से अगर कल केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल का नाम बदल के कुछ और करना चाहती है, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले
प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तब वो जाके क्या जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार रिकमेंड तो बेसिकली जो कैबिनेट है वही करती है, वही एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट्स रिफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यूज। अब क्या करेगा, जैसे वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करना है और केंद्र सरकार उसका नाम चेंज करना चाहती है सपोज, तो वो प्रेसिडेंट क्या करेगा, सबसे पहले पार्लियामेंट में वो बिल जाने से पहले क्या करे, स्टेट के पास पहुंचाएगा, स्टेट के पास भेजता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, उनका व्यू जानने के लिए कि हम स्टेट का नाम चेंज करना चाहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं, ऐसा। अब यहाँ पर पार्लियामेंट वोट की बात करते हैं, पास्ड इन ईच हाउस बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। अब एक बात और यहाँ पे आपको याद रखना है, वो ये है कि स्टेट का व्यूज यहाँ कोई मायने नहीं रखता है, स्टेट क्या अपना ओपिनियन देता है, इट डजेंट मैटर, राइट। वो प्रेसिडेंट के लिए बाउंडिंग नहीं होता है, प्रेसिडेंट को ये बाउंड नहीं करता है ना, यानी प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। यहाँ पे बात करते हैं पार्लियामेंट्री वोट की, यानी अगर वो बिल आता है तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है, तब फाइनल साइन ऑफ करता है प्रेसिडेंट, एंड आउटपुट क्या होगा, नेम चेंज ऑफिशियली रिकॉर्डेड बाय अपडेटिंग द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। जो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल है उसमें क्या है, उसको नाम जो है उसमें अपडेट कर दिया जाएगा, राइट, और स्टेट का नाम चेंज हो जाता है यहाँ पर, या यहाँ याद रखना है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मस्ट गैदर एनओसी फ्रॉम एजेंसीज लाइक रेलवे, आईबीज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर जनरल ऑफ, है ना, रजिस्ट्रार जनरल, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगी, ये जो एजेंसीज हैं इनसे एनओसी लेती है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेती है, लाइक रेलवेज, आईबी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, सर्वे ऑफ इंडिया है, इनसे क्या करती, कंसर्न करके इनसे एनओसी लेती है, तब ये इनिशिएटिव स्टार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है विशेषकर, है ना, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ पे असाइमेट्रिक पावर लूप की बात की गई है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर ये क्या करती है, सेंड व्यूज एंड कंसीडरेशन। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास जब वो बिल जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, सेंड व्यूज एंड कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास में, तो ये नॉट बाइंडिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट रिटेन्स द यूनिलेटरल पावर टू रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पॉलिटिकल, भारत का जो पॉलिटिकल मैप है उसको रीड्रॉ करने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास में। इवन इफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग डिवाइड, मर्ज और रिनेम्ड, ठीक है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऑब्जेक्ट भी करती है, उसका विरोध भी करती है, उसके नाम चेंज को, डिवीजन को, मर्जर को, तब भी पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। पार्लियामेंट कैन प्रोसीड विद द सिंपल मेजोरिटी, द स्टेट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज एंटायरली एट द मर्सी ऑफ यूनियन। तो जो स्टेट की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो मेनली यूनियन, भारत सरकार की मर्जी पर डिपेंड करती है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी यहाँ पर, होप सो, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट लिमिट द 1960 बाउंड्रीज। अब एक और क्वेश्चन आया था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या भारत सरकार, भारत का कोई भी पीस ऑफ लैंड किसी विदेशी राज्य को सौंप सकता है, किसी विदेशी कंट्री को दे सकता है कि नहीं। एक होता है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, सिंपल मेजोरिटी से ये पास होता है, आर्टिकल 2 और 3, हाई फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रहती है। नेशनल टेरिटरी सेसेशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड रहता है। 1960 का जो सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सीडिंग इंडियन लैंड टू अ फॉरेन कंट्री, यानी आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये कवर नहीं होता है कि इंडिया का कोई भी लैंड, कोई भी लैंड बेसिकली कोई भी पार्ट किसी फॉरेन कंट्री को दे दिया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और वो संविधान में संशोधन आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत नहीं, आर्टिकल 368 के अंतर ये करना पड़ेगा, है ना। तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे बांग्लादेश के साथ हमने बॉर्डर जो लैंड एक्सचेंज किया था, हमने उनसे कुछ लिया था, और हमने उनको, जब मोदी जी सरकार में आए थे तो पावर में आए थे तब,
है ना। तो आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड इमेंस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिटिंग न्यू लैंड विदाउट कॉम्प्लेक्स लीगल हर्डल्स। यहाँ पे देखिए हर्डल्स बहुत कम हैं, हम चूंकि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और न्यू स्टेट के एडमिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं, यहाँ लीगल हर्डल्स नहीं दिखाई देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे इन 1963 द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड अ क्रिटिकल बाउंड्रीज कंडीशन। आर्टिकल 3 डज नॉट कवर द पावर टू गिव अवे, है ना, इंडियन लैंड टू अ फॉरेन कंट्रीज। ऐसा नहीं हो सकता। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ पर, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये यहीं पर समाप्त करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सिटीजनशिप के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को मिली होगी इसके माध्यम से। अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।